हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में संविधान के संशोधन से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन की हम पृष्ठभूमि को समझते हैं। संविधान में संशोधन होता कैसे है, तो इसका वर्णन भाग 20 में किया गया है। संविधान के पाठ 20 में, और 20 के तहत एक आर्टिकल आता है 368। इसके तहत संविधान में संशोधन के प्रावधान को बताया गया है। ये स्रोत जो है, संविधान में संशोधन हो सकती है, इस कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो देखो कि भारतीय संविधान न तो लचीला है और न तो बहुत कठोर है, रिजिड है। ये दोनों का समन्वय है। ठीक है, समन्वय है, न तो ज्यादा लचीला है न तो ज्यादा कठोर है। संसद की शक्ति पे देखें तो संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान में कुछ जोड़ सकती है या कुछ बदलाव कर सकती है या किसी प्रावधान को निरस्त कर सकती है। तो संसद में बदलाव, संविधान में बदलाव करने का पावर किसके पास है, तो संसद के पास है। याद रखेंगे। अब समझते हैं कि इसकी पावर कितनी है, सीमा क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो समझते हैं। देखिए, संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। याद रखेंगे, यह ऐतिहासिक निर्णय कहाँ आया था, तो केशवानंद भारती मामले में आया था, है ना। 1973 का ये मामला है, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के बारे में आप नहीं जानते हो तो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे डाल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों में भी चेंज कर सकता है, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं कर सकता। अब समझते हैं यहाँ पे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है ना, कैसे होता है, और 368 में जो वर्णित है समझते हैं। देखिए, शुरुआत क्या होगी, तो पहले बिल लाया जाएगा। संविधान संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, या तो वो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कि इसको दो प्रकार के व्यक्ति ला सकते हैं। कौन कौन ला सकते हैं इस प्रस्ताव को, तो या तो कोई मंत्री ला सकता है या तो कोई निजी मेंबर यानी कि एमपी ला सकता है ना, सांसद ला सकता है, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं। एक बात और समझिएगा, जो मंत्री अगर कोई बिल लाता है तो उसको हम पब्लिक कहते हैं, पब्लिक बिल। और जो निजी सदस्य यानी कोई एमएलए लाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट बिल। ठीक है, ये बात याद रख लेना है। तो विधेयक किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की आवश्यकता की यहाँ पे पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि राष्ट्रपति से पहले पूछने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा कि बहुमत यहाँ पे संसद में रखाएगा, तो यहाँ पे बहुमत की जांच होगी। सद विशेष बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पारित होगा ये, है ना। विशेष बहुमत क्या है, तो देखिए, सदन की कुल सदस्य का बहुमत जो कि 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। जैसे कि ये संविधान संशोधन विधेयक जो है वो विशेष बहुमत से पारित होगा, और विशेष बहुमत क्या होगा इसको बता दिया गया है। याद रखेंगे कि यहाँ पे संयुक्त बैठक, अगर मान लो कि इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक मत नहीं हुए, तो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं कराया जा सकता है, जो कि 108 में वर्णित है ना। अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है, लेकिन आर्टिकल 368 में ये लागू नहीं होता है। इसलिए एक बात कहा जाता है कि आर्टिकल 368 जो है आर्टिकल 108 का विरोधी है। समझे। चलिए आगे बढ़ते। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। फिर आगे क्या होगा, तो राज्यों की सहमति, अगर मान लीजिए कि कोई राज्य प्रभावित हो रहा है इससे, तो राज्यों की सहमति लेने के लिए भेजा जाएगा। और उसमें क्या होगा कि यदि विधेयक संविधान के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, तो यह इसे आधे राज्य के विधान मंडल द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब कि आधा राज्य उसको हस्ताक्षर करना जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि आगे जब इतना कुछ हो जाएगा तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा इस बिल को। दोनों सदनों और आवश्यकता पड़ने पर राज्यों से पारित होने वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर क्या हो गया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और ये जो विधेयक है यानी कि जो बिल है वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाता है। तो संविधान में संशोधन इस प्रकार होता है। एक बात याद रखेंगे यहाँ पर
कि 24वें संविधान संशोधन, इस बात को याद रखेंगे। देखिए कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और इस पे क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति न तो अपने पास रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं संसद में। ठीक है, ये बात है। और इस कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत, ये बात है। चलिए अब समझते हैं संशोधन के प्रकार। कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? देखिए, संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रकार के संशोधनों का ही उल्लेख मिलता है ना। लेकिन व्यवहार में 3 तरीका से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीका है वो समझते हैं। देखिए, इसके लिए केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। यह सामान्य कानून बनाने जैसी प्रक्रिया है। इसके उदाहरण जैसे कैसे है? तो नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन, है ना। जैसे 3 तरीका से होगा ना, तो 3 तरीका में पहला तरीका है कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 368 की सीमा की से बाहर है, ये बात है। और इसमें क्या है, जैसे कि साधारण बहुमत से कौन कौन से विधेयक पास हो सकते हैं? तो नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन करना, है ना, वो आर्टिकल 2, 3 और 4 में लिखा गया है। नए राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर देना। देखिए, राज्य विधान परिषदों का निर्माण या फिर समाप्त करना, जो कि आर्टिकल 169 में लिखा गया है। दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों के भत्ते आदि, ये इसमें भी बदलाव किया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। ठीक है, अब देखिए, संसद में गणपूर्ति जैसे कि कोरम और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते इससे संबंधित है ना। संसद के साधारण बहुमत से सब पास हो सकता है। और संसद की प्रक्रिया के नियम और विशेषाधिकार, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्विचार, पुनर्निर्धारण, और नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, आधिकारिक भाषा का प्रयोग, और 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये सब मामला जो है वो संसद में साधारण बहुमत से पास किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब समझते हैं दूसरी बात कि संसद के विशेष बहुमत की जरूरत कब पड़ती है, जो कि आर्टिकल 368 के तहत ये है। तो देखिए, इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। और यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार, है ना, जो कि पार्ट 3 में आता है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निषेध तत्व, जो कि पार्ट 4 में आता है। और वे सभी प्रावधान जो प्रथम और तृतीय यानी कि फर्स्ट और तीसरा श्रेणी में शामिल नहीं है, वो सभी संसद के विशेष बहुमत के द्वारा पारित होगा। ठीक है, ये बात है। अब समझते हैं तीसरा नंबर की संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा, ये क्या मुद्दा है? देखिए, और ये भी अनुच्छेद 368 के तहत संघीय प्रावधान है। तो इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत की स्वीकृति चाहिए। जैसे क्या क्या किस किस मुद्दे पे ये काम होगा? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव होना है तो आर्टिकल 54 और 55 जहां पे ये वर्णित है राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया, तो वहां पे संसद द्वारा विशेष बहुमत से तो होगा ही, लेकिन आधे राज्यों को, कम से कम आधा राज्य का सहमति चाहिए। अब आता है कि संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना होगा, जो कि आर्टिकल 73 और 162 में वर्णित है, तो होगा। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे कि इसमें भाग 4 का अध्याय 4, ठीक है ना, और भाग 4 का अध्याय 5, अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो ये चीज दिखाना होगा। और समझते हैं संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, जो कि आर्टिकल 245 और 255 में वर्णित है, इसमें कोई चेंज करना है तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी और कम से कम आधे राज्यों की सहमति का जरूरत पड़ेगा।
अब आता है कि 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, इसमें संघ, राज्य, समवर्ती सूची में बदलाव करना है तो संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व चूंकि चौथी अनुसूची में वर्णित है उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो, और स्वयं आर्टिकल 368 के प्रावधानों में अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और इसमें क्या होगा, कम से कम आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो। अब समझते हैं मूल ढांचा सिद्धांत क्या होता है। जिसे कोर्ट तो कह दिया है कि मौलिक अधिकार में आप चेंज कर सकते हो, संसद के किसी भी प्रावधान को चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको टच भी नहीं कर सकते। तो ये क्या मतलब है, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से मामला उसको भी समझेंगे। देखिए, संसद की संशोधन शक्ति असीमित है या नहीं, इसे लेकर न्यायपालिका और संसद के बीच लंबा टकराव रहा है। क्या क्या है, तो पहला मामला जो आया है वो शंकरी प्रसाद मामला आया है 1951 का। इस सभी मामलों को आगे बढ़ेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, यानी मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। एक गोलकनाथ मामला आता है 1967 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, जो कि आर्टिकल 13 लागू होता है ना। आर्टिकल 13 क्या करता है, तो हेलमेट की तरह काम करता है। मौलिक अधिकारों के तहत अगर कोई कानून बनता है उसका विरोधी है तो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, है ना। तो वो आर्टिकल 13 कहता है। तो आर्टिकल 13 का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ऐसा गोलकनाथ मामले में कहता है। अब आता है 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद ने खुद को असीमित शक्ति दी है, ये बात है। उसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्णय लेने का क्षमता है संविधान संशोधन में उसको तो हटा दिया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 में बताया गया। अब आता है केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत आता है नया, शक्ति है पर मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों में चेंजेस कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचा में बदल नहीं सकता है संविधान का। ठीक है, एक मामला आता है मिनर्वा मिल का 1980 में। इसमें कहता है कि न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा घोषित किया गया था, ये बात है, न्यायिक समीक्षा को। अब समझते हैं पूरा डिटेल में कि शंकरी प्रसाद का मामला क्या था, गोलकनाथ मामला क्या था और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्या था। देखिए, तो शंकरी प्रसाद मामला 1951 और सज्जन सिंह मामला 1965। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये दो मामलों में आया था। अब गोलकनाथ मामला 1967 में कोर्ट का कहता है, तो कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को उलट दिया, माने कि विरोध कर दिया, उसका बात चेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकता है और संशोधन भी आर्टिकल 13 के तहत एक कानून है, इसलिए यह शून्य होगा यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में कहता है, संसद ने अनुच्छेद 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन करके स्पष्ट किया कि संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति है और ऐसा कानून आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर होगा। ठीक है, ये कहा गया है। अब समझते हैं केशवानंद भारती मामला क्या था। वैसे केशवानंद भारती मामला का वीडियो बना दिया गया है, बहुत डिटेल में डाला गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए देखिए, ये मामला जो है 1973 का है, बहुत प्रसिद्ध मामला है। इस ऐतिहासिक 13 न्यायाधीशों की पीठ ने गोलकनाथ मामले के फैसलों को रद्द कर दिया था, ये बात है। कोर्ट ने 24वां संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार किया लेकिन मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचा या उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती है। संसद इस मामले में कहता है कि किसी भी प्रावधान को बदल सकता है लेकिन उसका मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। मान के चलिए कि संविधान है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है पिलर है ना। पिलर को गिरा दोगे तो पूरा संविधान ही गिर जाएगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामला में ये बात
कहता है। अब आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या होता है, तो संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर घोषित किया कि संसद की संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात कब कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। अब अगला देखते हैं मिनर्वा मिल मामला, जो कि 1980 का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू और संसद की सीमित संशोधन शक्ति खुद संविधान का मूल ढांचा है। इसीलिए क्या कर दिया, इसको अमान्य कर दिया था मिनर्वा मिल में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं मूल ढांचे का प्रमुख तत्व है। मूल ढांचा के बारे में तो बात हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर बात देखें तो मूल ढांचा क्या क्या होता है वो समझते हैं। न्यायालय ने अलग अलग मामलों में निम्नलिखित मूल ढांचे को माना है ना। जैसे कि भारत संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा का सिद्धांत है, हमारा संविधान का है। भारतीय राजनीति की संप्रभुता, लोकतंत्र तांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति होना, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों के बीच संतुलन, स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है मूल ढांचा में रखा गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट कभी इसका पुख्ता प्रमाण नहीं देता है, मतलब कि एक सेट परिभाषा नहीं है। समय समय पे जैसे जैसे केस आता है वैसे वैसे बना बना के देते रहता है, क्योंकि संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ही है। समझ में आया। अब समझते हैं प्रक्रिया की आलोचना के बारे में। संविधान की संशोधन होता है, उसका जो प्रक्रिया है उसका कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। तो क्या आलोचना है उसमें समझते हैं। तो यह सबसे देखिए, कोई विशेष निकाय नहीं है। जैसे कि अमेरिका की तरह भारत में संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष यानी कि संवैधानिक अभिसमय या परिषद नहीं है। यह शक्ति संसद को ही दे दी गई है बनाने के लिए। अमेरिका में एक अलग निकाय होता है इसको बनाने के लिए, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यों की सीमित शक्ति, तो देखिए राज्य संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। संशोधन का शुरुआत कौन करेगा, तो याद रखिएगा कि हमेशा केंद्र में संसद ही करेगा, जो केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, साथ ही संघीय मामलों में भी केवल आधी राज्य की सहमति चाहिए, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों की आवश्यकता होती है ना। अगर भारत में अगर स्टेट और सेंट्रल का कोई मुद्दा टकरा रहा है तो उसमें आधे राज्यों का अनुमति चाहिए, लेकिन अमेरिका में क्या चाहिए, 3/4 राज्यों का अनुमति चाहिए। समय सीमा का अभाव होता है। देखिए राज्य विधानमंडलों को कितने समय के भीतर संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देनी है, इसकी कोई समय सीमा संविधान में तय नहीं है। संयुक्त बैठक की अनुमति, देखिए गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक न होने से कई बार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के संशोधन लटक सकते हैं। हमारा वीडियो आज के लिए यहीं तक रहने वाला है।